प्रश्न 1, रिक्त स्थानों को भरें। पहला, सर्वांगसम आयतों के क्षेत्रफल। तो सर्वांगसम आयतों के क्षेत्रफल क्या होते हैं? बराबर। तो रिक्त स्थान में भरेंगे बराबर। सर्वांगसम आयतों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो सर्वांगसम आयत क्या हुआ? तो देखिए, मान लेते हैं यहां पे ए बी सी डी, यहां पे दो आयत है, एक है ए बी सी डी और एक है पी क्यू आर एस। तो यहां पे दो आयत है, तो दोनों का भुजा और कोण, तो आयत का तो सभी कोण 90 डिग्री होता ही है। आयत का चारों कोण 90 डिग्री होता है, ठीक है। कोण तो दोनों का बराबर ही होगा क्योंकि दोनों आयत है। तो मान लेते हैं यहाँ पे कि दोनों का भुजा भी सब बराबर है। तो दोनों आयत क्या हो गया? सर्वांगसम हो गया क्योंकि भुजा सब बराबर हो गया यहाँ पे। तो जब दोनों आयत सर्वांगसम हो गया तो दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर होगा क्योंकि भुजा बराबर है, तो क्षेत्रफल भी इस आयत का बराबर होगा। तो सर्वांगसम आयतों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, तो रिक्त स्थान में बराबर भरेंगे। दूसरा, किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्णों की लंबाइयों के गुणनफल का। तो दूसरा में हम भरेंगे आधा। यहां पे हम क्या भरेंगे? रिक्त स्थान में आधा। तो ये कैसे होगा? तो समचतुर्भुज, समचतुर्भुज देखिए इस तरह से होता है जिसका चारों भुजा बराबर होता है। तो मान लेते हैं ए बी सी डी। ए बी सी डी क्या है? समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज का चारों भुजा बराबर होता है, और समचतुर्भुज क्या होता है? एक समानांतर चतुर्भुज होता है। तो समचतुर्भुज का चारों भुजा बराबर होता है। तो कह रहा है किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल इसका कैसे निकलता है? तो इसका विकर्ण जो होता है, इसका विकर्ण हो गया ए सी, एक ए सी हो गया और एक हो गया बी डी। तो समचतुर्भुज का विकर्ण है यहाँ पे ए सी और बी डी। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है? तो किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्णों की लंबाइयों के गुणनफल का आधा होता है। तो इसका मतलब हुआ कि इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 गुना ए सी गुना बी डी। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्णों की लंबाइयों के गुणनफल का आधा। तो देखिए, विकर्ण है ए सी और दूसरा विकर्ण है बी डी, तो दोनों विकर्ण को गुना करेंगे और उसका आधा कर देंगे, यानी 1/2 से गुना करेंगे तो आधा हो जाएगा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना ए सी गुना बी डी। ए सी हो गया विकर्ण और ए सी और बी डी क्या हो गया? विकर्ण हो गया। तो विकर्ण को गुना करके, यानी समचतुर्भुज का दोनों विकर्ण को गुना करके उसका आधा कर देंगे तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो आधा मतलब 1/2 से गुना करना। तो ए सी गुना बी डी, ए सी और बी डी को गुना करके 1/2 से उसको गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? इसका क्षेत्रफल। तो यहां पे हम क्या भरेंगे? आधा दूसरा में। तीसरा, समलंब का क्षेत्रफल उसके समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी तथा समानांतर भुजाओं के योग के गुणनफल का। तो इसका भी उत्तर होगा आधा, यानी रिक्त स्थान में क्या भरेंगे? आधा। तो कह रहा है कि समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्या होता है? तो समलंब देखिए इस तरह से होता है। समलंब का दो भुजा समानांतर होता है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं
ए बी सी डी क्या है, एक समलंब है। तो यहाँ पे ए बी सी डी क्या है, एक समलंब है। तो समलंब का दो भुजा समानांतर होता है। तो ए बी और सी डी समानांतर है यहाँ पे। तो समलंब का दो भुजा समानांतर होता है, तो ए बी और सी डी क्या है, समानांतर है। तो कह रहा है समलंब का क्षेत्रफल उसके समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी तथा समानांतर भुजाओं के योग के गुणनफल का आधा होता है। तो इसका क्षेत्रफल निकलता है 1/2, आधा करना है, इसका मतलब 1/2 से गुना करेंगे। तो किसको गुना करेंगे, तो समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी। तो समानांतर भुजाओं यहाँ पे ए बी और डी सी क्या है, समानांतर है। तो इसके बीच की दूरी कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे एक लंब खींचेंगे इस तरह से, ठीक है। इसका नाम दे देंगे डीएम। तो डीएम क्या हो गया, समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी हो गया। देखिए ए बी और सी डी समानांतर है, तो शीर्ष डी से एक लंब खींचे हैं ए बी पर, तो डीएम क्या हो गया, इन दोनों समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी हो गया। तो 1/2 गुना डीएम गुना समानांतर भुजाओं के, अब समानांतर भुजा को यानी समानांतर भुजा को जोड़ देंगे। तो ए बी जोड़ डी सी। तो इस तरह से इसका क्षेत्रफल निकलता है, यानी 1/2 गुना डीएम गुना ए बी जोड़ डी सी, यानी समानांतर भुजा को जोड़ेंगे, ठीक है। समानांतर भुजा को जोड़ दिए हैं, तो ए बी और डी सी को जोड़ेंगे, फिर उन दोनों के बीच की दूरी को गुना कर देंगे और फिर उसका आधा कर देंगे, यानी 1/2 से गुना कर देंगे, तब निकल जाएगा ये समलंब का क्षेत्रफल, जिसको कि हम इस तरह से लिखते हैं। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 गुना ए बी जोड़ डी सी गुना डी एम, इस तरह से लिखते हैं। यानी 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग गुना उनके बीच की दूरी। तो समानांतर भुजा को जोड़ना है, फिर उन दोनों समानांतर भुजाओं के जो दूरी है उसको गुना करना है और फिर उसका आधा कर देना है, यानी 1/2 से गुना कर देना है। तो समलंब का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो ए बी और डी सी को जोड़ना है, फिर उन दोनों के बीच की दूरी डीएम को गुना कर देना है और फिर उसका आधा यानी 1/2 से गुना कर देना है। तो इस तरह से निकलता है समलंब का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे क्या कह रहा था कि समलंब का क्षेत्रफल उसके समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी तथा समानांतर भुजाओं के योग के गुणनफल का आधा होता है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या भरेंगे, आधा। चौथा, सर्वांगसम त्रिभुजों के क्षेत्रफल। तो सर्वांगसम त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर। तो यहाँ पे हम भरेंगे बराबर। तो सर्वांगसम त्रिभुज मतलब मान लेते हैं यहाँ पे दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ए बी सी और एक त्रिभुज है पी क्यू आर। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं दो त्रिभुज है, तो एक हो गया ए बी सी, दूसरा हो गया पी क्यू आर। दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। सर्वांगसम मतलब दोनों का भुजा और कोण, देखिए दोनों का सभी भुजा और कोण बराबर है। तो कोण ए कोण पी के बराबर है, ठीक है। कोण ए कोण पी के बराबर है, कोण बी कोण क्यू के बराबर है और कोण सी बराबर है कोण आर के, और ए बी बराबर है पी क्यू के, बी सी बराबर है क्यू आर के और ए सी बराबर है पी आर के। यानी दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है, क्योंकि भुजा और कोण सब बराबर है। तो इसका मतलब दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर होगा। तो जब दोनों त्रिभुज का सब कुछ बराबर है तो उसका क्षेत्रफल भी क्या होगा, बराबर होगा। तो सर्वांगसम त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो यहाँ पे क्या भरेंगे, रिक्त स्थान में क्या भरेंगे, बराबर। पांचवा, एक ही आधार तथा एक ही समानांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुज क्षेत्रफल में
तो यहाँ पे भी क्या भरेंगे, बराबर, बराबर। तो एक ही आधार तथा एक ही समानांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। तो देखिए एक ही आधार, तो यहाँ पे मान लेते हैं एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, ठीक है। यहाँ पे एक त्रिभुज है ABC, तो ABC एक त्रिभुज है। दूसरा त्रिभुज है तो इस तरह से दूसरा त्रिभुज है DBC, यहाँ पे D लिख लेंगे। तो देखिए दो त्रिभुज यहाँ पे दिख रहा है, एक त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज है DBC। दोनों का आधार BC है। देखिए त्रिभुज ABC का भी आधार BC है और त्रिभुज DBC का आधार क्या है, BC है। और यहाँ पे मान लेते हैं AD और BC समानांतर है, ठीक है। AD और BC क्या है, समानांतर है। तो AD समानांतर है BC के। तो यहाँ पे दो त्रिभुज, दोनों का आधार एक है और दोनों त्रिभुज दो समानांतर रेखाओं के बीच में है। त्रिभुज ABC भी AD और BC के बीच में है, समानांतर रेखा AD और BC। और त्रिभुज DBC भी समानांतर रेखा के बीच में है। AD और BC क्या है, यहाँ पे समानांतर रेखा है। तो कह रहा है एक ही आधार और एक ही आधार तथा एक ही समानांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुज क्षेत्रफल में क्या होता है, बराबर। तो देखिए एक ही आधार है दोनों का BC, त्रिभुज ABC का भी आधार BC है, त्रिभुज DBC का भी आधार BC है और दो समानांतर रेखाओं के बीच में ही है। तो AD और BC समानांतर है, तो दोनों के बीच में ये दो त्रिभुज आ रहा है, तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ पे बराबर होगा। तो इस तरह जब दो त्रिभुज एक ही आधार और दो समानांतर रेखाओं को, यानी एक ही समानांतर रेखाओं के मध्य बना हो, तो उन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है।